Hello students, hope you are doing well at your home. Our today's topic is figures of speech. First let me tell you the meaning of figures of speech. In Hindi you say अलंकार. अलंकार या फिगर स्पीच क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स, जैसे कि हम खुद को संवारने के लिए, सजाने के लिए मेकअप करते हैं, ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं. इन द सेम वे भाषा को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. तो फिगर्स ऑफ स्पीच ये भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं और उसको रोचक बनाते हैं. टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच are 12 in number, but these 7 figures of speech are given in your syllabus. So one by one I will tell you the definition of all these figures of speech and examples are written here. So let's start with simile. Simile को हिंदी में उपमा कहते हैं. The definition of simile is, in this figures of speech a comparison is made between two different objects which have at least one point common. It is generally introduced by such words as so, like and as. हिंदी में बताता हूं. दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है बशर्ते कि उनमें एक गुण समान हो, और इसमें so, like या as जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. Point will be clear to you after reading this example, as her face is like the moon. In this example, एक लड़की है जिसका चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है कि उसका चेहरा चांद के जैसा है. तो इसमें लड़की और चंद्रमा, ये दो भिन्न भिन्न चीजें, दोनों के बीच में तुलना की जा रही है और दोनों में एक चीज समान है, वो है सुंदरता. चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, तो वो लड़की सुंदर है, इसीलिए उसकी तुलना चांद से की जा रही है और इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है. तो इस तरह से 4 कंडीशंस होती हैं सिमिली के लिए. अगर इन 4 में से कोई भी कंडीशन कम है तो वहां पे सिमिली नहीं बन पाएगा. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. इट ड्रॉपिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ. यानी मर्सी ऊपर से नीचे की तरफ आती है बारिश की कोमल बूंदों के समान. तो इसमें भी सिमिली का एग्जांपल है. वन मोर एग्जांपल. महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज ए लायन इन द बैटल फील्ड. तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में इतने बहादुर थे जितना कि शेर. तो यहां पर भी आप देखिए, एक व्यक्ति है तो एक एनिमल है, दोनों के बीच में तुलना की जा रही है और समानता क्या है? लायन को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है. इन द सेम वे महाराणा प्रताप वॉज ऑल्सो ए ब्रेव वॉरियर. अगर एक भी शर्त इनमें से कम है, फॉर एग्जाम्पल ही इज एज ब्रेव एज हिज फादर, यहां पे दो के बीच में तुलना की जा रही है. दोनों में हो सकता है समानता हो इस बात की, इस क्वालिटी की, और एज का प्रयोग भी किया गया है. बट क्या है कि इसमें दोनों व्यक्ति हैं, वह अपने पिता के समान बहादुर है, तो यहां पे दोनों क्या है? व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है, तो यहां पर सिमिली नहीं है. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं सिमिली का. आपने एक फिल्म का गीत सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, सो एंड सो. इस गीत में भी सिमिली का ही के ही उदाहरण है. या सो मेनी एग्जांपल्स. इसमें एक लड़की की तुलना कहीं गुलाब से की जा रही है, तो कहीं शायर के ख्वाब से की जा रही है, तो कहीं हिरन से और कहीं मंदिर में दिए से. तो इस तरह से आई थिंक सिमिली आपको क्लियर हो गया है. नाउ सेकेंड फिगर स्पीच इज मेटाफर. स्टूडेंट्स, सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर सेम. देयर इज वन डिफरेंस ओनली. मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. मेटाफर, जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं, वह एक अस्पष्ट उपमा है. अर्थात उस मेटाफर में भी तुलना की जाती है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, कम से कम एक बात समान होना जरूरी है, लेकिन उसमें सो लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता. एज द एग्जाम्पल इज रिटन हियर,
द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट और रेगिस्तान का जहाज दो भिन्न भिन्न, एक एनिमल हो गया और दूसरा तो जहाज के बीच में तुलना। अच्छा, दोनों में एक चीज समान क्या हो सकती है कि जैसे शिप पानी में बहुत तेज चलता है, उसी तरह से डेजर्ट में कैमल बहुत तेज दौड़ता है। तो ये उनके कार्य की समानता हो गई और तुलना हो रही है। तो तीन बातें समान है यहां पर, बट यहां पे ना तो सो का यूज किया गया है, ना लाइक का और ना एज का, इसलिए इसमें मेटाफर है ना कि सिंपली। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस एंड वन एग्जाम्पल इज लाइफ इज ए ड्रीम। अब इसमें थर्ड फिगर स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज हैविंग लाइफ। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या हमारी जो भावनाएं होती हैं, उनको ऐसे सोचा जाता है जैसे कि उनके अंदर जीवन हो। दूसरे शब्दों में इसका संधि विच्छेद करेंगे आप, तो आप देयर टू वर्ड्स पर्सन प्लस फिकेशन। तो पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो अगर हम निर्जीव वस्तुओं को ऐसे दिखाएं या उनसे वो कार्य कराएं जो कि व्यक्ति करते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल इज रिटन हियर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो टीचर एक इंसान ही होता है, लेकिन यहां पर अनुभव को टीचर बताया जा रहा है, यानी अनुभव को के बारे में ये इमेजिनेशन की जा रही है जैसे वह एक गुरु है। तो गुरु जो होता है वो इंसान होता है और एक्सपीरियंस ये एक हमारा एक अनुभूति है। इन द सेम वे देयर वन मोर एग्जांपल, प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक बट रिटर्न्स बैक ऑन फुट। घमंड घोड़े की पीठ पर बैठकर जाता है परंतु पैदल वापस आता है। तो घमंड को, अहंकार को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई घुड़सवार हो। तो घुड़सवारी तो इंसान ही करते हैं ना। तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया है, उसको मानवीकृत कर दिया है। एंड वन मोर एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। इस सेंटेंस, इस कथन में सत्यता है कि अवसर कुंडी खटखटाता है परंतु सिर्फ एक बार। ये तो हकीकत है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मौका, ऐसा अवसर आता है जब जो उसके जीवन को बदल सकता है। अगर हमने उसका लाभ उठा लिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं और वरना फिर जिंदगी पर पछताना पड़ता है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें, अपॉर्चुनिटी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई वो इंसान हो, क्योंकि कुंडी तो इंसान ही खटखटा सकता है ना, सजीव। जिसके हाथ होगा वही कुंडी खटखटाएगा। तो यहां पर मानवीकरण किया गया है। तो these are the examples of personification. Now, the fourth figure speech is apostrophe. The definition is that in this figures of speech, an address is made to the dead, absent or personified object. इसको ध्यान से समझिए। इस फिगर्स ऑफ स्पीच में किसी मृत को या उसको जो अनुपस्थित है या मानवीकृत किसी वस्तु को संबोधित किया जाता है। पहले आप समझिए डेड को, जो मरा हुआ है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को हम ऐसे संबोधित करें जैसे वो अभी जीवित है, हमारे सामने है, तो वहां पर अपस्ट्रोफी है। आई गिव यू एग्जांपल, देयर इज अ ड्रामा जूलियस सीजर। in this drama, after the death of Julius Caesar, his enemy Brutus speak a sentence, O Julius Caesar, thou art mighty yet. हे जूलियस सीजर, तू तो अभी भी जिंदा है। तो उसने जूलियस सीजर को ऐसे इमेजिन किया जैसे वो उसके सामने खड़ा हुआ हो, हालांकि जूलियस सीजर मर चुका था। तो मरे हुए व्यक्ति को उसने क्या किया, संबोधित किया। इन द सेम वे, आप अगर किसी अनुपस्थित को संबोधित करें या किसी मानवीकृत वस्तु को, यानी जिस वस्तु को आपने मानव बना दिया हो और उसको फिर आप संबोधित कर देते हैं, तो वहां पर अपस्ट्रोफी हो जाता है। बड़ा दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। पर्सोनिफिकेशन में तो हम निर्जीव को सजीव बना रहे हैं, और अगर सजीव बनाने के बाद हम उसको संबोधित भी कर देते हैं, उसको एड्रेस कर देते हैं, तो वहां पर अपस्ट्रोफी हो जाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। हे मौत, तेरा डंक कहां है। तो इसमें भी डेथ को संबोधित किया गया है। वन मोर एग्जांपल,
ओ जस्टिस दाउ आर फ्लेड टू ब्रूटिस बीस्ट, हे न्याय तू जंगली जानवरों के बीच में भाग गया है। तो इस तरह से हम अगर निर्जीव को सजीव बनाकर फिर उसको संबोधित कर देते हैं तो वहां पर अपस्ट्रोफी हो जाता है। नाउ द फिफ्थ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। एंड द डेफिनेशन इज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। यह एक ऐसा एसोसिएशन है, तालमेल है, जिसमें दो विपरीत अर्थों वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं, विरोधी अर्थ वाले। एज एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। जो चीज ओपन है तो रहस्य कैसे कहलाएगी, और अगर वो रहस्य है तो वो ओपन कैसे हो सकता है। यद्यपि इसका जो आप जब सांकेतिक इसका जो अर्थ निकालेंगे, ओपन सीक्रेट उस चीज के लिए कहा जाता है, ये तब यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है जैसे जो भी सीक्रेट है वो बस उसको पता है और किसी को मालूम नहीं है, जबकि रियलिटी ये होती है वो पता सबको होता है। तो तब हम ये कहते हैं कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। लेकिन देखा जाए तो इस सेंटेंस में दो विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयोग किए गए, तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑक्सीमोरोन। वन मोर एग्जांपल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। एंड वन एग्जांपल इज, यस्टरडे आई सॉ एन ऑनेस्ट रोबर। कल मैंने एक ईमानदार चोर देखा। अरे जो ईमानदार है तो वो फिर चोर कैसा, चोरी उसने की है तो वो ईमानदारी कैसे करेगा। तो दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सिक्स्थ वन इज हाइपरबली। हाइपरबली में क्या होता है, डेफिनेशन है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसमें हम वस्तुओं को या तो बहुत ज्यादा ग्रेटर, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, या फिर बहुत ज्यादा घटा करके उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझ लीजिए, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। वह इतना रोई कि आंसुओं के सागर बन गए। शी वेप्ट, वो रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स, आंसू के सागर बन गए। तो ऐसा हो सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बातों को एक्सेजरेट किया गया है, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। वन मोर एग्जाम्पल, ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ब्लिंदा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। एंड देयर इज वन एग्जाम्पल, शी लूजन हर डार्क हेयर एंड देयर वाज डार्कनेस इन द वर्ल्ड। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इनटू द बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये एग्जाम्पल है एक मैकबेथ नाम के एक ड्रामे का, शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा है। उसमें लेडी मैकबेथ ने मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के बाद उसको अपने हाथ में से बदबू आती थी। उसको लगता था उसके हाथ में ब्लड है, खून है, तो उसको धोती रहती थी। उसको ये फोबिया हो गया था हाथ धोते रहने का। तो तब उसने कहा था कि पूरे अरेबिया का जो परफ्यूम है वो भी इस हाथ को स्वीट नहीं कर सकता, इसको खुशबू नहीं दे सकता, मधुरता नहीं दे सकता। तो उसको ऐसा फोबिया हो गया था। तो इस तरह से ये तब सेंटेंस आया। लेकिन देखा जाए तो इसमें बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि पूरा परफ्यूम, अरब का परफ्यूम बहुत फेमस है, तो पूरा परफ्यूम भी इस छोटे से हाथ को खुशबू नहीं दे सकता। ऐसा हो सकता है क्या? तो बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जिसमें कहा जाए तो उसमें कौन सा फिगर स्पीच होता है? हाइपरबोली। एंड द लास्ट वन इज ओनोमेटोपिया, ध्वनि सूचक। इसमें क्या होता है? साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इस सेंटेंस में, इस फिगर स्पीच में जो शब्द होता है उसकी ध्वनि भी उसके अंदर होती है। जैसे म्यू म्यू ऑफ द कैट, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ। तो ये म्यू म्यू जो है बिल्ली की साउंड है, तो साउंड से पता चलता है कि इसमें ओनोमेटोपिया है। या गरण गरण गोज द हो, या द स्नैक हिस, सांप का हिस की आवाज होती है, या मर्मरिंग साउंड ऑफ वाटर, पानी के कलकल की आवाज। तो इस तरह से ये 7 फिगर स्पीच जिनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई और इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको